हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज जामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। और स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करें तो कोरियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम हो चुका है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ से एग्जामिनेशन दिया और वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ स्टडी फिलिया एजुकेशन, उसने भी एग्ज़ाम दिया है वहाँ पे। और वहीं से मुझे ये पेपर मिला है। मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप मुझे पेपर सेंड कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। और मुझे लगा कि आप सभी के सामने मुझे इसकी एनालिसिस करनी चाहिए और अभी आप सभी को बताना चाहिए। इनफैक्ट वो भी बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने अभी पेपर दिया हुआ है और अपकमिंग जो पेपर आने वाले हैं जेएनयू में कोरियन लैंग्वेज के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि अभी हम कोरिया के बारे में पढ़ ही रहे थे, तो आपको भी मदद मिलेगी, आपको समझ में आएगा किस तरीके से एग्जामिनर अब क्वेश्चन बना रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, बाकी ऑब्जेक्टिव जो था, और उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा करमवीर को। उसी बच्चे ने मुझे शेयर किया है ये पेपर, और उसने वो सारे क्वेश्चन लिख दिए थे जो सब्जेक्टिव आए थे एसए के लिए, है ना। तो मैं आपको बताऊं, इसका पैटर्न जो था, भले ही आपको प्रोस्पेक्टस में आपको दिया रहा होगा 10-10 मार्क के ईच 6 क्वेश्चन होंगे, पर यहाँ पे लास्ट ईयर के तरीके से प्रॉपर फॉलो किया गया था। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसमें से नेगेटिव मार्किंग थी, है ना। बाकी जो सब्जेक्टिव थे, ईच सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए गए थे, उन ऑप्शन में से किसी पे जो टॉपिक थे उस पे किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते थे, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इस चीज़ को डिस्कस करने में, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप सबको भी देख के समझ के, और आपके अपने ओपिनियन क्या है क्वेश्चन को लेके वो भी, या आपके कोई डाउट हैं, कुछ भी बन रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताऊं, ये पेपर जब मैंने देखा ना, और उस बच्चे ने खुद बोला सर पेपर बहुत इजी आया था। जो इजी इन द सेंस ये बोल लो कि उसने इस बेस पे बोला कि जीके काफ़ी इजी था। ऑब्वियसली अगर आप पढ़ के जाओगे ना, ऑनेस्टली बहुत बड़ा नहीं है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कवर नहीं करना होता। तो अगर कोरिया कोरिया का सिर्फ जीके पढ़ के जाओगे, कोरिया के बारे में जो कोरियन पेनिसुला है उसके बारे में पढ़ के जाओगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जब मैं कोरिया बोलता हूँ तो उसमें से ऑलमोस्टली सारे क्वेश्चन 80% आपके कवर हो जाते हैं। जो 20% जीके क्वेश्चन होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, और जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री से, और पर्टिकुलर उस कंट्री के रिलेशन के बीच बेस पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी आप कर लेते हो। तो इस तरीके से काफ़ी ओवरऑल देखा जाए पेपर अच्छा था। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छा किया होगा, आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। देखो, मैं उन सभी को बता दूं जो जामिया में एडमिशन देखना चाह रहे हैं, खासकर इस लैंग्वेज के लिए, कोरियन लैंग्वेज में, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर वो कट ऑफ की गेस कर रहे होंगे, कट ऑफ कितनी आएगी, क्या आएगी, तो मैं उनको बता दूं, जो जनरल कैटेगरी है ना, जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, अगर आप 75 मार्क्स लेके आते हो, इसमें स्कोर करते हो, तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि आपको 75 से अबव मार्क्स आए, है ना। क्योंकि जो सब्जेक्टिव है, मैं आपको बताऊं, भले ही 20 मार्क्स का है तो जरूरी नहीं है आपको 20 में से 20 मिले, है ना। पर आप कोशिश करें कम से कम 35 मार्क्स तो जरूर लेके आए, है ना। जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, जिन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, अगर 60 में से है, अगर 35 या 40 भी लेके आ जाते हो और 30 क्वेश्चन इससे कर लेते हो, 35 में वहां से बोल रहा हूँ तो, और 40 बोल रहा हूँ, 75 हो जाएंगे। 45 और 30 कितना हो गया? 75। अगर आप इधर ऑब्जेक्टिव में अगर आप 35 क्वेश्चन आपके मार्क्स बन रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग का आपने ध्यान दिया हुआ है, जो आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आपने नहीं अटेम्प्ट किए, आप श्योर हो कि 35 क्वेश्चन आपके सही हैं, राइट आंसर है ऑब्जेक्टिव में, अगर आपको वहां से 40 क्वेश्चन भी मिल जाता है तो 40 में भी हो जाता है ना, तो 75 बन रहा है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, और यही है। और हम डिस्कस करेंगे जिनका रिजर्वेशन है, खासकर मैं आपको बताऊँ, एसटी ओबीसी ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं होता यहाँ पे, तो आप होप इधर रिजर्वेशन से होप मत रखिएगा। बाकी जो जिनका रिजर्वेशन है, जो पॉलिसीज़ हैं जामिया की, उनके लिए है, वो 72, 73 या 75 तक जा रहे हैं तो उनका एडमिशन तय है वहाँ पे।
और 75 से अगर ऊपर आ रहे हैं तो आप कंफर्म है आपकी सीट वहाँ पे, ठीक है। तो अब ये तो रही ओवरऑल जेनरिक सी बातें जो हमने डिस्कस की। अब हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, वन बाय वन देखेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे और अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करेंगे, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना था क्वेश्चन और हमने किस तरीके से किया है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगी और मोस्टली मेरे पास बहुत कम टाइम था, आप सभी बच्चों को पता होगा, और बहुत सारी चीज़ें मैंने कोरिया की कवर कर दी थी और मैं खुद श्योर हूँ 85% क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, 85% क्वेश्चन जो है आप कोरिया का सॉल्व करके आए होंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कोरिया से रिलेटेड जो भी जी के आए होंगे। तो आप जैसे यहाँ पे साफ पहले ही क्वेश्चन बन गया था, कोरियन स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड इन, आप सभी को पता होगा 1443 में हुआ था। तो आपको इसको सेंचुरी के बेस पे, जब मैं सबसे पहले मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो एक जब मैं लूसेंट भी कवर करा रहा था तो वहाँ पे एक मैंने वीडियो बनाया था कि आपको सेंचुरी कैसे कैलकुलेट करनी है ना, BC CE AD क्या फ़र्क है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था। तो ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है घुमा के, ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूछ लिया इन्वेंट कोरियन स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड इन तो आपको ईयर दे, आपसे सेंचुरी भी पूछ सकता है। अब ऐसा नहीं है 1443 वो 14th सेंचुरी नहीं, वो 15th सेंचुरी होगा। वो कैलकुलेशन आप फिर से देखिएगा, खुद से समझिएगा किस तरीके से होगा। जिन्होंने 15th सेंचुरी लगाया होगा बिल्कुल सही है, इसको एलिमिनेट करने का तरीका ये भी था। आपको अगर ईयर पता होगा 1443 तो 13th सेंचुरी कहीं से भी नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर सकते हो। और 1443 है, 16th सेंचुरी भी नहीं हो सकता ना, तो 20th सेंचुरी। आप सीधे आपका ऑप्शन बचता है डी, 15th सेंचुरी, यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपको एग्जैक्टली ईयर ना पता हो। तो उनके लिए ये अच्छी बात थी जिन बच्चों को ईयर नहीं पता होगा, बट उनको श्योर होंगे कि वो 14th सेंचुरी में था, मतलब 14, अगर सपोज अगर यहाँ पे क्लोजली आंसर दिया होता 1441 1442 1443 1445 तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, जो बच्चा कंफ्यूज होता कि 1442 है 1443 तब गड़बड़ हो जाती। बट अब यहाँ पे तो सेंचुरी दे दी तो इससे क्या हुआ आपके लिए और इजी हो गया है क्वेश्चन। बस थोड़ा सा ट्रिकी ये हो गया कि आपको सेंचुरी की नॉलेज होनी चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखें, द ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया इज। मैंने बार बार कल रात को जब भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाली थी आप सभी के लिए, वो वीडियो थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की, उसमें भी मैंने बार बार बोला था आपको जो नॉर्थ कोरिया है जो साउथ कोरिया है उनके ऑफिशियल नेम पता होने चाहिए। इनफैक्ट जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताया था तब भी मैंने आपको ये कराया था। तो देखो इसको एलिमिनेट करना है किस तरीके से कर सकते हो, अगर एलिमिनेशन मेथड से जाना है, आपको ओवरऑल नॉलेज है बट आपको नहीं पता। द रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, आपसे नॉर्थ कोरिया का पूछ रहा तो साउथ कोरिया कभी भी आंसर नहीं हो सकता। आप देख लिए नन ऑफ द अबव, दैट मीन ये भी नहीं हो सकता। पूछो क्यों, 80% नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम पूछ रहा तो सिंपल सी बात है वो ऑप्शन में देगा ही देगा, ठीक है। अब बचते हैं ऑप्शन आपके पास बी एंड सी, सिंपल सी बात है। आपको थोड़ा सा भी आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, विकिपीडिया यूज किया होगा, ब्रिटेन का पढ़ा होगा या मैंने पढ़ाया होगा, कहीं से भी DPR के आपने याद रखा होगा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो यही आपका आंसर है। आपको इस तरीके से याद करना है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नाम तो है बट ऐसा काम नहीं है वहां पे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि काफी टाइम से सिंगल एक तरीके से डिक्टेटरशिप है वहां पे, आइसोलेटेड है पूरे वर्ल्ड से, है ना, नॉर्थ कोरिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं तुक्का। आपको बैकग्राउंड नॉलेज है बट आपको नहीं पता डायरेक्टली आंसर, तो आप किस तरीके से एटलीस्ट आप दो तो एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें से भी आप अगर तुक्का लगा लेते, सही से इंटेलिजेंट गैस लगा लेते, तो आप राइट आंसर पहुंच सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म वॉज इन विच कंट्री। ये पूछ रहा है आपसे जो बुद्धिज्म है ना, ये जो रिलीजन है बुद्धिज्म है, एक तरीके से ये जो आइडियोलॉजी है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, कहाँ पे। तो देखो इसका मतलब नहीं है अगर इंडिया में कोई बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करता तो इंडिया में नहीं, या चाइना में बहुत लोग फॉलोअर हैं, साउथ कोरिया में या नेपाल में, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात बताऊं, इसका
आंसर इंडिया ही है, क्योंकि आप सभी ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बुद्धिज्म यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, नॉर्थ ईस्ट से देखा जाए, है ना। तो आपको ये चीज़ देखना है। तो ये भी आपको देखना है, नेपाल से कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा जो बुद्धा थे, है ना, कहाँ से थे, कहाँ पे उनकी बर्थ हुई थी, नेपाल में, है ना, कौन सी जगह है वो आप मुझे बताइएगा। तो इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज होकर नेपाल को टिक करके आएंगे। नहीं, इसका आंसर राइट है, वो है इंडिया। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गौतम बुद्धा थे वो इंडिया आ गए थे और यहीं से बुद्धिज्म की पूरी शुरुआत हुई थी, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, कोरिया इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अगेन मैपिंग आपको बहुत हेल्प करने वाली होगी, आप खुद देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन मैपिंग के बेस पे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको श्योरली 3 से 4 का मतलब ये है टोटल अराउंड 5 to 10% क्वेश्चन, 10% के अराउंड क्वेश्चन जो है मैप बेस पे आया हुआ है यहाँ पे भी। तो अब देखो, अगर आपने मैपिंग अच्छे से की होगी, वर्ल्ड मैप पे आपने इस कॉन्टिनेंट आपने एशियन कॉन्टिनेंट देखा होगा, एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया से रिलेट करके बाकी कंट्री को पढ़ा होगा, आपने न्यूज भी सुना होगा ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट, तो यार, है ना। तो इस तरीके से भी आपको पता चलना चाहिए। और इसका राइट आंसर है, बहुत बच्चे मुझे लगता है कंफ्यूज होके ईस्ट ना टिक करके आए हों डी, बट इसका सही आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप जब मैप पे देखोगे, एक जो मैप पे अगर आप देखोगे ना, वहां पे इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थ में है, और जो एक रेखा है, मकर रेखा या कर्क रेखा जो भी आप बोलते हो, वो जो है 0 डिग्री से जो गुजरती है वो इंडिया से नीचे गुजरती है। दैट मीन उससे नीचे जो भी पार्ट होगा वो साउथ में चला जाएगा, और वेस्ट में हो ही नहीं सकता। तो ना तो साउथ वेस्ट होगा ना ही साउथ होगा, 2 ऑप्शन इलिमिनेट आप यहाँ पे कर चुके हो, बचता है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। तो ईस्ट में डेफिनेटली है, बट किस पार्ट में है, क्लोजली आंसर है आपका नॉर्थ ईस्ट। तो एग्जामिनर आपसे बहुत ही क्लोजली आंसर चाह रहा है यहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ में है। ये पूरी हमारा जो भारत है और जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, जैसे देखो नॉर्थ ईस्ट में इस कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट में कंट्री देखो तो जापान है, कोरियन पेनिसुला है, चाइना है, मंगोलिया है, और जो कुछ हिस्सा है रसिया का, हिस्सा क्या, रसिया भी आप मान लो, रसिया भी वहीं पे है ना। बहुत सारा हिस्सा जो है नॉर्थ ईस्ट में भी आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ कोरिया है उसके साथ बॉर्डर भी लगती है किसकी, रसिया की। तो इस तरीके से आपको बैकग्राउंड नॉलेज बहुत होना बहुत जरूरी है, मैपिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको मैपिंग पे जोर दिला रहा था, इसलिए मैं आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी दे रहा था, कि ताकि अगर आपको राइट आंसर डायरेक्टली ना पता हो तो आप बैकग्राउंड नॉलेज के बेस पे आप क्वेश्चन को राइट आंसर पे टिक करके आओगे। ठीक है, तो ये आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप सभी को अभी, ना ही क्लियर, ना तो कोई डाउट होगा। तो आप सभी बच्चों में से जो भी जामिया का एग्जाम देके आया है, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने इस चैनल से पढ़ाई करके दी है, और मुझे उससे मतलब भी नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे बताओ कि किन किन बच्चों ने आज एग्जामिनेशन दिया है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बताओगे आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो ऑब्जेक्टिव में से। आई मीन ये जो जीके के क्वेश्चन है, इंग्लिश का मैं नहीं करने वाला हूँ इसमें, डेफिनेटली मैं जीके पढ़ा रहा हूँ तो जीके से ही मैं देखने वाला हूँ, यहाँ पे जीके ही डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से। तो आप बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, और एक कमेंट बॉक्स में, है ना। सारी वीडियो को देखने के बाद एक पेन लेके बैठ सकते हो या पेपर, वहाँ पे आप लिखते जाइए कौन सा आंसर आपने सही किया है, कौन सा आंसर आपने गलत किया है। वो भी बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं जो जेएनयू के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन सभी बच्चों से मेरी अपील है जो भी जामिया में पेपर दे के गए हैं, अगर उनको लगता है उनका पेपर गड़बड़ हो गया तो वो होपलेस ना हो, यहाँ से और अपनी प्रिपरेशन मजबूत रखें। जेएनयू के लिए, जेएनयू आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको जेएनयू जाना है तो और अच्छी मेहनत कीजिएगा। आपको यहाँ से कुछ लेसन सीख लेना है, कुछ समझ लेना है, आपको समझ में आ गया होगा आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है,
वो करें। दूसरी बात, अभी और भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे कि फ्रेंच और स्पेनिश के भी यहाँ पे, तो उसको भी आपको देखना है, उसका भी हम रिव्यू करेंगे। जो भी बच्चे जाएंगे मुझे बताइएगा आप में से कौन से बच्चा जा रहा है इनके पेपर देने जामिया में, ठीक है। उसको भी हम ऐसे ही एनालिसिस करने वाले हैं। आई होप मैंने फ्रेंच और स्पेनिश पूरा का पूरा डिटेल में, कॉम्प्रिहेंसिव एंड लूसिड वे में कवर करा रखा है। आप किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट से 1 बाय 1 वीडियो कवर कर सकते हो। अभी पेपर होने में फ्रेंच और स्पेनिश का टाइम है, तो आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी बच्चों से एक बार जरूर पढ़ के जाएं, प्रीवियस ईयर एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देख के जाएं, तो आप 50% राइट आंसर करके जाने वाले हो। अगर आपने पहले से अच्छी प्रिपरेशन कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, 80% मार्क आपके कहीं नहीं गए जीके से, ठीक है। ऐसा कवर किया गया है यहाँ पे। नाउ आप डिस्कस करते हैं, कोरिया की लोकेशन हमने डिस्कस कर ली। अब आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी, ज्योग्राफी से आप काउंटिंग करते जाइएगा, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए हैं। कोरिया इज ए और एन आइलैंड है, कैप है, पेनिसुला है या स्थमस है। तो चारों ऑप्शन को समझना चाहिए कि चारों ऑप्शन है क्या एक्चुअली। स्थमस किसे बोलते हैं, कैप किसे बोलते हैं, आइलैंड किसे बोलते हैं, पेनिसुला, ये टर्मिनोलॉजी बहुत बेसिक से है। आप 6 क्लास से अगर ज्योग्राफी पढ़ते आओगे वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने जब आपको ज्योग्राफी पढ़ानी स्टार्ट की थी कोरियन के लिए, मैं बार बार अभी भी बोल रहा था कोरियन पेनिसुला, बिल्कुल, जो 3 तरफ से पानी से, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है एक ऐसा लैंड, उसको पेनिसुला बोलते हैं। तो कौन सा पेनिसुला है ये? इसको क्या बोलेंगे, एक कोरियन पेनिसुला या कोरिया इज अ पेनिसुला, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। आइलैंड कौन सा, आइलैंड किसे बोलते हैं? एक ऐसा लैंड जिसको चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, लैंड बहुत जो लैंड है, लैंड एरिया है, तो वो चारों तरफ से जो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है एरिया हो, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। इस्थमस किसे बोलते हैं और कैप किसे बोलते हैं, ये आप सभी जरूर मुझे बताएं। अगर नहीं तो मैं आगे जरूर कवर कराऊंगा इस्थमस और कैप किसे बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं सीरीज का, इसी में से क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कोरियन पेनिसुला। अगेन, अगर आपने 6 क्वेश्चन देख लिया होता कोरियन पेनिसुला, अगर आपको नहीं पता था 5th क्वेश्चन, आप तब भी कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अगर किसी ने क्वेश्चन लिखा हो तो गलत नहीं लिखा होगा, सही लिखा है कोरियन पेनिसुला। यहाँ से भी आपको जो 5th वाला आंसर है, 5th वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है डायरेक्टली, है ना। तो थोड़ा सा आपको क्रिएटिव बनना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है आपको एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कोरियन पेनिसुला वाज कॉलोनाइज्ड बाय व्हिच कंट्री। ये साफ सी बात है, इसमें बिना किसी डाउट के चाइना इतना मजबूत नहीं था कि जापान को कॉलोनाइज करता। मंगोलिया भी था, पावर में था, बट उसने कभी कोरियन पेनिसुला को इतना क्या किया, कॉलोनाइज नहीं किया। बट और ग्रेट ब्रिटेन ने भी नहीं किया था। तो खास करके अगर आपने बैकग्राउंड नॉलेज भी होगा तब भी आप कर लोगे। यस, आपने जापान जरूर सुना होगा 1910 से 1945 अप टिल द वर्ल्ड वॉर 2, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 नहीं खत्म हो गया था तब तक जापान ने कॉलोनाइज किया था। हाल ही में मैंने डिस्कस किया था एक ट्रीटी भी, जो कि जापान और कोरिया के बीच में साइन हुई थी, कि उनको इंडिपेंडेंस का जो डिक्लेरेशन है उसकी जो ट्रीटी साइन हुई है वो कब हुई थी, वो भी मैंने आपसे पूछा था 1965। और एक मैंने हिंट भी दिया था कि इंडिया और जो हमारी पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान, कब लड़ाई हुई थी, है ना। तो ये भी आपको देखना है। इस तरीके से भी आप क्रॉनिकल जो क्रॉनिकल लॉजी है या क्रॉनिकल ऑर्डर आपको देखना है, तो इस तरीके से भी आप अपने माइंड में बिठा सकते हो। 1962 का वार किसके साथ हुआ था, किस कंट्री के साथ हुआ था, भारत का, चाइना के साथ ऑफकोर्स। तो इसके बाद डेट ऐसे ही याद होते हैं, आपको डेट को रटना नहीं है ना। तो इस तरीके से जापान ने ही कॉलोनाइज किया था। इसका राइट आंसर जापान है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द चिमजी बैंग या चिमजिल बैंग, है ना, यही है। तो मुझे भी देखो, एक बार मैंने भी देखा था, मैं भी डाउट में पड़ गया था कि ये एक्चुअली पूछ क्या लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो थोड़े से नाम है कोरियन नेम, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। मुझे आई होप बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज भी रहे होंगे, बट सिंपली इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाने के बाद, है ना, ऑलमोस्टली इनफैक्ट अभी 1-2 दिन की बात है, कुछ कोरियन मूवी की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, समरी देख रहा था। एक कोरियन मूवी मुझे याद नहीं आ रही है, वो मैंने पढ़ा था। उसमें ये चीज़ दिखाई गई थी
है ना, ये एक्चुअली उसमें बताया गया था कि एक बाथ हाउस होता है ना। बाथ हाउस कैसे होता है, इसको बाथ हाउस ही बोलते हैं। उसमें बाथ हाउस दिखाया गया था किस तरीके से यूज करते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो अगर नहीं किया है कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक दो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप 100% कर पाओ, बट हाँ, अगर आपने पढ़ा जरूर रहा होगा तो किया जरूर होगा ऐसे क्वेश्चन। हालांकि एक दो क्वेश्चन जो है आपको इसमें मिलेंगे जो मैंने अभी नहीं कराए हैं आपको, ठीक है। मुझे भी नहीं पता होते हैं कोई चीजें, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम था, तो जितना बेस्ट मैंने कोशिश की आपको कराने की कोशिश की, बट उसमें से मैं श्योर करता हूँ आप खुद ही देख पाओगे 80% से ज्यादा क्वेश्चन, अराउंड 90% तक आपको क्वेश्चन मैच कर जाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितनी प्रिपरेशन की थी, आपने अपनी तरफ से कितना इनपुट दिया हुआ था, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और आएगा इसी से रिलेटेड, ये जैसे यहाँ पे बाथ हाउस आपसे पूछा गया है, ऐसा ही आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें किस तरीके से कोरियन में एक कल्चर है, पहले हाउसेस हुआ करते थे, उसको हीट करते थे, है ना। उनके हीट रूम को हीट करने का सिस्टम क्या होता था, हाउस को हीटिंग करने का एक सिस्टम होता था, जिसमें कोयला या लकड़ी डाल के पूरे रूम को, जो फर्श होती थी नीचे से, उसको, वो रूम पूरा इस तरीके से गर्म हुआ करता था। हालांकि आज भी एक हाउस है, उसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो हेरिटेज कल्चर साइट में है, और वहां पे भी उसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है इस तरीके के। जब हाउस में पढ़ा रहा था आपको, है ना, आपको याद होना चाहिए हाउसिंग सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे भी मैंने बताया था कि एक ऐसा हाउस था, बट उसमें आई एम नॉट श्योर कि ये बताया था कि नहीं कि उसमें हीट किया जाता था, बट मैंने ये पढ़ा हुआ था कि उस वहां पे भी उसको इस तरीके से बनाया गया था कि जो किचन या समथिंग कुछ होता है, और वहीं से उसको हीट किया जाता है रूम को, कोयले से या लकड़ी से, वहां से आग जलाते तो वहां पे हीट होता है। इस तरीके से उस हाउस को बनाया गया था या डिजाइन किया गया था। चलो इनफैक्ट कोई बात नहीं है, आपको बुरा नहीं मानना है अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो डू नॉट माइंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कोरियन प्रेसिडेंट हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज फॉर ईयर 2000? ठीक है, अब ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप जेएनयू की प्रिपरेशन करें, जरूर आप नोबेल पीस प्राइज से, नोबेल लॉरिएट से, है ना, लिटरेचर जो प्राइज मिलता है वहां से एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहां से एग्जामिनर से आपसे पूछा जाएगा। तो आप इस पे जरूर नजर गड़ाए रखिएगा। हर कंट्री का आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी लैंग्वेज के लिए। जेएनयू में तो आपको 10 के 10 के लिए पढ़ना है ना, जितनी भी लैंग्वेज है ऑलमोस्ट, वहां से जो भी नोबेल लॉरिएट है या रिसेंट में किसी को मिला है वो भी आपको पढ़ के जाना है। खासकर लिटरेचर में तो आपको पता होना चाहिए, पीस प्राइज भी आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है इनका आपको नाम पता होना चाहिए। ये एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। इनका नाम है किम दाय जंग, है ना। तो इनको क्यों मिला था, आपको देखो आंसर नहीं है। देखो मैं आप उन बच्चों से अपील करना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसलिए कि हम उनको फटाफट इसका आंसर मिल जाए। तो देखो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ये जो वीडियो है मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, ना कि मैं आपको इसका आंसर देने आया हूँ यहाँ पे। ये मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए था आपको, किस तरीके से आपने अप्रोच किया होगा, क्या राइट आंसर होगा और क्यों होगा वो राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने आपको आंसर बता दिया। जो किम दाय जंग है इनको क्यों दिया गया था नोबेल पीस प्राइज? देखो किसी को भी पीस प्राइज क्यों दिया जाता है, सिंपली पीस मेकिंग कंट्री बनाने के लिए या कोई ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जिससे उनको पीस प्राइज मिलता है। जैसे कि समटाइम इनको मैं बताऊं, इन्हीं के स्पेसिफिक, इन्होंने ह्यूमन राइट के लिए काम किया था, है ना, तो इसलिए इनको पीस प्राइज मिला था। अब वो ह्यूमन राइट्स के लिए क्या काम किया था वो आप जरूर एक बार पढ़िए और मुझे भी बताएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट, ये इंग्लिश से है, इंग्लिश का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किस तरीके से करने हैं। तो ये मैं नहीं कराने वाला हूँ यहाँ पे, ना ही उम्मीद कीजिएगा मेरे से, है ना। तो आगे देखते हैं। और यस 30 नंबर क्वेश्चन। तो अगेन आपसे पूछा जा रहा है, साउथ कोरिया बिकेम अ मेंबर ऑफ विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन 1996? देखो इसको भी थोड़ा हम स्मार्ट तरीके से अभी अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन देखते हैं।
आई होप आप सभी ने राइट आंसर इसका सेलेक्ट करके आए होंगे, आप चूज करके। देखो अभी मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा है, बट आई होप अगर आपने प्रिपरेशन की हो तो। नाउ यहाँ पे एक मिनट बच्चों रुकना, जस्ट अ मोमेंट। आई यार तुम तो आराम से बात करिए, चुप रहो बस। कोई चीज एक्सेप्ट करते नहीं है उसके बाद समझाएंगे, बात छोड़ देते हैं, थोड़ी छोड़ रखता हूँ। यस सॉरी बच्चों। नाउ यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है साउथ कोरिया बिकेम अ मेंबर ऑफ विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन 1996। देखो आपको पहले पता होना चाहिए जो साउथ कोरिया है किस किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। चलो इसमें से एलिमिनेशन का मेथड भी देख लो, एलिमिनेट तो नहीं होगा। देखो नन ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जानबूझ के दिए जाते हैं, और एक तो एलिमिनेट हो चुका है। चलो यूनाइटेड नेशन का मेंबर कब बना था ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशन का मेंबर जो साउथ कोरिया है 1991 में बना था, ठीक है। उसके बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 1996 में, इनको मेंबरशिप किसकी मिली थी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। अगर इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। चलो आपको मुझे बताना है बी, ये जो ऑप्शन है, क्या साउथ कोरिया G20 का मेंबर है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, जस्ट मोमेंट में आता हूं, एक मिनट। हाँ जी बच्चा सॉरी, तो कुछ था इसलिए मैं गया था। तो आपको बताना है क्या साउथ कोरिया G20 के का मेंबर है या नहीं, ठीक है। एक बार आप G20 के जितने भी कंट्री पढ़ रहे हैं उसमें आप जरूर देखिएगा क्या G20 का मेंबर है या नहीं। एक बात और आप मुझे बताओगे कमेंट में, क्या इंडिया G20 का मेंबर है या नहीं। बाकी जब मैं अभी जल्दी से ही इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी मैं कवर कराऊंगा, नो वरी। देखो जेएनयू के एग्जाम होने से पहले सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, इनफैक्ट सारी कंट्रीज के जी के कवर हो जाएंगे, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो जो इंपॉर्टेंट है और भी चीजें आएंगी वो भी कवर हो जाएंगे, नो वरीज के लिए, ठीक है। जेएनयू के लिए 100% कवर रहेगा आपका। नाउ तो इसका मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर जो होगा OECD 1991 में साउथ कोरिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनता है, और 1996 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर बनता है। 14th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन साउथ कोरिया एंड जापान। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था आई होप। और दूसरा ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन था, और ये मिस हो गया मेरे से, मैंने कराया नहीं। बट हाँ बाकी जो चीज़ें मैंने कराई थी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस मेथड से भी आप यहाँ पे पहुँच सकते थे, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गैस। जैसे आपको एलिमिनेट करना है तो कैसे करना है, राइट आंसर आपको नहीं पता है तो देखते हैं कैसे पता करते हैं। जैसे जेजू आइलैंड अगर आपने पढ़ा होगा साउथ कोरिया का आइलैंड है, ठीक है। तो ये तो डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता जापान और साउथ कोरिया से। अब देख लेते हैं बाकी कुछ और ऑप्शन। इंचियोन ये तो एक शहर है, बुसान ये भी एक शहर है ना साउथ कोरिया। तो शहर पे नहीं हो सकता, इनका डिस्प्यूट नहीं है इन शहरों पे। तो वैसे भी आइलैंड पूछा है, शहर नहीं, ये तो शहर है, आइलैंड तो है ही नहीं इंचियोन और बुसान। तो सीधे सीधे आपने 3 ऑप्शन ऐसे आप खुद देख पा रहे हो कैसे आपने एलिमिनेट कर दिया। 2 तो ए एंड डी तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते, क्योंकि एक शहर है, ये आइलैंड है ही नहीं। दूसरा क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोरियन पेनिसुला है वो खुद ही आइलैंड नहीं है, तो उनके शहर कैसे हो सकते हैं आइलैंड, ठीक है। तो बुसान और इंचियोन ये शहर है, तो ये तो आइलैंड नहीं हो सकते। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए सीधे सीधे। जेजू और दोगदो बसता है, जेजू तो साउथ कोरिया का आइलैंड है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है जापान का, बस इतना पता होना चाहिए।
दो दो बचता है, ये आपका राइट आंसर है ना। अगर आपको आंसर नहीं पता है, बैकग्राउंड नॉलेज है, इसीलिए मैं कहता हूं अगर मेरी वीडियो लॉन्ग हो रही है तो प्लीज आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए ताकि कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा जो आपको डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा होगा, बट आप बैकग्राउंड नॉलेज से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15th, पूछा जा रहा है द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया इज। अभी मैंने जस्ट कल ही जब मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कौन है कौन है नॉर्थ कोरिया के फाउंडर, है ना। तो आई होप आप सभी ने किया होगा, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो इसमें से ऑप्शन है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, नाउ 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोबल इशू एसोसिएटेड विथ नॉर्थ कोरिया। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, आप सभी जानते होंगे। चलो, अगर नहीं पता, आपने कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा, तो एक बार ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। ह्यूमन राइट्स, यस, उनको फ्रीडम नहीं है, बट उनका इंटरनल मामला है, इसके लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता, है ना। ह्यूमन राइट है वहां पे, है ना, बट ये कोई ग्लोबल इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पे ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन है तो इंडिया के साथ कुछ गड़बड़ हो जा रहा है या बाकी कंट्री बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है इन सब चीजों से। इसके लिए कौन इफेक्ट हो रहा है, वहां की जनता, उन पे इफेक्ट पड़ रहा है। वो लोग बेचारे परेशान हैं क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है बोलने की, है ना, आजादी नहीं है कोई काम ऐसे करने की, मीडिया के को फ्रीडम नहीं है, ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन है वहां पे, है ना, ये चीज है। स्टारवेशन देख ले, बी ऑप्शन, बिल्कुल कोविड-19 के टाइम पे ऐसा, क्योंकि इस तरीके से आइसोलेटेड कंट्री है तो कोई भी कंट्री इस पे ये समझ लीजिए इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं इस कंट्री पे, तो कोई भी कंट्री इससे व्यापार नहीं कर सकती खाने पीने से एंड ऑल। तो चाइना को तो ऐसे भी कंट्रोल नहीं कर सकता, चाइना एंड ऑल ऐसे व्यापार चलते रहते खाने पीने। तो कोविड-19 के तहत भी नॉर्थ कोरिया में बहुत प्रॉब्लम है, भुखमरी की, स्टारवेशन की कगार पे है नॉर्थ कोरिया, वहां पे खाने को नहीं है। ठीक है, और कोई सपोर्ट भी करना चाहता है एनजीओ एंड ऑल तो ऐसे सपोर्ट भी नहीं कर सकता, बट करने वाले करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हाल में ये देखा होगा जो प्रेसिडेंट है दोनों कंट्री के, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के, वो भी मिले थे अभी, मैंने रिसेंट में कोई न्यूज़ देखी थी। तो हो सकते रिलेशन अच्छे हो जाए, इनको सुधार आए गवर्नमेंट में ताकि बिजनेस कर पाए वहाँ के लोगों को। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, सी ऑप्शन है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी है। जब बिजनेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आइसोलेटेड है ये पूरी कंट्री, है ना, ग्लोबलाइजेशन नहीं है इस कंट्री में, तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के चलते स्टारवेशन भी आएगा, भूखमरी, प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, लोगों के पास खाने को नहीं होगा। ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। पर इससे इतना ज्यादा जो ग्लोबल कंट्री है, अदर कंट्री है, इससे इफेक्टेड नहीं होगी, है ना। ये वहां की जनता के लिए ही परेशानी है। तो अब यहाँ पे ग्लोबल इशू पूछा गया, ग्लोबल जो इशू है वो है डी न्यूक्लियराइजेशन, है ना, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर वॉर है, वॉरफेयर है, ये अम्युनिशन बोल लो या वेपन बोल लो जो बनाते हैं, बॉम्ब एंड ऑल, इससे परेशान है। जो मिसाइलें बनाता है नॉर्थ कोरिया, इसलिए आपने झड़प देखी होगी यूएस एंड ऑल, जब ट्रम्प का भी टाइम था तब भी आपने कितनी सारी न्यूज़ पढ़े होगी। नॉर्थ कोरिया बहुत सनसनीखेज में था, न्यूज़ में था, बना रहा था इस चीज़ के लिए। तो ये है ग्लोबल इशू, है ना। तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये था थोड़ा सा करंट अफेयर से, मान सकते हो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनर से, ठीक है। ये अप्रोच होती है कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, वर्ल्ड अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि सोर्स चाहिए वर्ल्ड अफेयर, तो वर्ल्ड अफेयर्स नाम का चैनल है, वहां से आप कनेक्ट हो जाइए, वहां से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ईयर साउथ कोरिया होस्टेड द समर ओलंपिक गेम्स। ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, इस तरीके के ओलंपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए था। और आपने आई होप सही आंसर भी लगाया होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिएगा, नहीं अटेम्प्ट किया ज़्यादा अच्छी बात है, बट आप गलत क्वेश्चन मत करें जब नेगेटिव मार्किंग का
मार्किंग हो। बट हाँ, आप चांस ले सकते हो तब जब एनालाइज कर लो आपने ऑलमोस्टली काफ़ी सारे राइट आंसर कर लिए हैं और कुछ ऑप्शन जो है इसमें से आप एलिमिनेट कर पाओ, है ना, तब आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरे से चाहते हो इसका आंसर तो मैं बोल बता सकता हूँ। 1988 का सियोल समर ओलंपिक गेम्स हुआ था 1988 में। इसका राइट आंसर आंसर जो है सी है ऑप्शन। समर ओलंपिक्स हुए थे 1988 में, इसको सियोल 1988 का ओलंपिक गेम्स भी बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में आप समझ सकते हो तो आपको पढ़ लेना है थोड़ा, ओलंपिक्स गेम्स के बारे में आप जरूर पढ़ें सारी कंट्री से। ठीक है, नाउ अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, केसीसी स्टैंड फॉर। ऐसा क्वेश्चन मैंने भी नहीं कराया था, बट मैंने बोले थे एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा करने के लिए, तो आप कर ले जाओगे। देखो, ऑप्शन के थ्रू जाएं तो कोरियन कम्युनिकेशन सेंटर, आपको कम्युनिकेशन दो मिले होंगे तो आप सोचोगे यार इस यही आंसर होना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे कोरियन कम्युनिकेशन केयर पे लगा के आएंगे, कम्युनिकेशन सेंटर पे लगा के आएंगे। तो सच बताऊं, अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, कोरियन कवर केयर हो ही नहीं सकता, बी तो गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। कोरियन कल्चर सेंटर ये है, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे कोरियन कल्चर सेंटर, आपको इंडिया भी मिलेगा, सारी चीजें दिखेंगी। केसीसी कोरियन कल्चर सेंटर, ये काफी हद तक ये कह सकते हो ये राइट आंसर है। अगर यहाँ पे कोरियन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए था, कम्युनिटी होती समथिंग कुछ ऐसा, और कम्युनिटी ही है वहां पे, कुछ ऐसा होता तो कमेटी होती है, कमेटी है, यस, कोरियन कम्युनिकेशन कमेटी होती है या ऐसा ही होता तो वो आंसर सही हो सकता था। बट नहीं, एक क्वेश्चन में दो राइट आंसर नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो काफी हद तक बहुत ही क्लोज आंसर जो है इसका कोरियन कल्चर सेंटर है। ठीक है, तो आपको हो सकता है अलग अलग कंट्री में बहुत सारे कोरियन कल्चर सेंटर हो, मिल सकते हैं, तो ये भी आंसर है। तो बाकी मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ सी और डी में, तो देख लेते हैं कि जामिया जब रिलीज करेगा, हालांकि इसका शायद ये डिटेल में आंसर नहीं देता, इसके कौन सा आंसर, हाँ यस देता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। आई होप विद इन ए वीक में आ भी जाएगा, है ना। देखते रहिएगा, आप चेक करते रहिएगा, आपको आंसर की मिल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इसमें भी थोड़ा सा मुझे भी डाउट है इन दोनों में। तो मेरे जो मुझे लगता है इसका सही आंसर कोरियन कल्चर सेंटर है। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर इसका राइट आंसर ये हो सकता है। ठीक है, और उसके पीछे आप रीजन भी दीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सर सी होगा सी होगा, नहीं, उसके पीछे आप डिटेल में रीजन दीजिए। अगर कोई सोर्स अवेलेबल है वो सोर्स भी आप वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, ताकि मैं रेफर कर पाऊं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, द पॉपुलर सनसाइन पॉलिसी इज साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज। देखो, अगर इसका आंसर नहीं पता आपको तो थोड़ा सा आप कयास लगा के भी कर सकते हो, जैसे साउथ कोरिया एंड चाइना, नहीं होगा, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। यूएसए एंड साउथ कोरिया, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, वैसे डाउट हो तो बी बी भी नहीं है, इसको एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ऐसी कोई सनसाइन पॉलिसी एंड ऑल नहीं साइन की गई है। साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, तो यस यही आपका राइट आंसर है ना। ये एक फॉरेन पॉलिसी है जो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में साइन की गई थी, है ना। और उस टाइम पे कौन से प्रेसिडेंट थे उनका नाम बताएं और उनका जिक्र इस क्वेश्चन में किया गया है। ठीक है, आप जरूर मुझे बताइएगा। अगेन बहुत ही एब्रीविएशन से क्वेश्चन पूछे गए इसमें, इस बार दो क्वेश्चन आए हैं। तो जीएसटी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये सभी को पता होगा जिसने भी पढ़ा होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये राइट आंसर होगा आपका। ग्रेड सर्विस टैक्स हो ही कुछ है ही नहीं, ग्रेड गवर्नमेंट सोसाइटी टैक्स कुछ ऐसा है ही नहीं, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स नहीं है इसमें। और गवर्नमेंट सर्विस टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कंफ्यूज ना हो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही इसका आंसर है, यही है। आपने जीएसटी के बारे में शुरू से सुना होगा 2016 या 15 से ही। ठीक है ना, अगेन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है आपके लिए।
यालू रिवर सेपरेट्स नॉर्थ कोरिया फ्रॉम, ये बहुत ही अच्छे से मैंने मैपिंग में ही आपको बता दिया था। यालू रिवर को और किस नाम से जानते हैं आप मुझे बताइए। दूसरा, तो आप ऑप्शन की तरफ से बढ़ते हैं, रसिया के साथ है, नहीं है। अच्छा चलो आप मुझे बताओ, रसिया जो है कौन सी वो रिवर है जो रसिया और नॉर्थ कोरिया को सेपरेट करती है, उसका नाम आप मुझे बताइए, ठीक है ना। यालू रिवर जो है उसको देखते हैं, साउथ मंगोलिया, मुझे नहीं लगता मंगोलिया के साथ है ऐसा कोई, इसके साथ तो बॉर्डर ही नहीं लगती। तो जो सी ऑप्शन है क्लियरली इलिमिनेटेड है ना यहाँ से। अब आता है साउथ कोरिया, बिल्कुल साउथ, जो नॉर्थ कोरिया है नीचे कोई ऐसी सी है ही नहीं आप जो बॉर्डर लगाती हो, क्योंकि आपको पता है डीमिलिटराइज जोन बनाया गया हुआ है। उसकी लेंथ कितनी आप मुझे बताओगे, उसकी चौड़ाई कितनी है वो भी मुझे बताओगे। और चलो आपको मैं बता देता हूँ 1950 से लेके जो 1953 के बीच में जो वॉर हुआ था, उसके जो वॉर होने के बाद ये जोन बनाया गया था। और जाहिर सी बात है वही एक लाइन है जिसको 30th पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, है ना। तो वहां पे ऐसा कुछ है नहीं, तो डी ऑप्शन भी आपका इलिमिनेटेड है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर मिल रहा है चाइना। अगर आपने मैपिंग अच्छे से की होगी तो आप डायरेक्टली चाइना करके टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैड फास्टेड वाईफाई स्पीड इन द वर्ल्ड इन 2019, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपने 2019 में भी पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा। 5G नेटवर्क काफी एक्टिव है साउथ कोरिया में, बहुत अच्छे से प्रचलन है। तो इसका, और दूसरी बात, आप साउथ कोरियन लैंग्वेज के लिए एग्जाम दे रहे हो तो जापान और स्वीडन का नहीं हो सकता, यूएसए का नहीं हो सकता। यस, साउथ कोरिया का है फास्टेस्ट। 2019 में इसकी स्पीड काफी अच्छी है, 5G भी है वहां पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगर किसी को यूएसए और स्वीडन लग रहा हो तो वो भी मुझे बताएं, ठीक है, और क्यों लग रहा है उसका रीजन भी दीजिएगा। आई होप बहुत सारे बच्चे गूगल किए भी होंगे तो उनको यूएसए के कुछ शहर या कोई और भी कंट्री दिख रही होगी। अच्छा ये है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। आपको लॉजिक के साथ पढ़ना है, करंट अफेयर देखना है उसी ईयर में क्या क्या चीजें हुई, तब आपको मिलेंगे सोर्सेस, ठीक है ना। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। साउथ कोरियाज हाई स्पीड रेल सिस्टम इज कॉल्ड, ये काफी इजी क्वेश्चन था, हालांकि मैंने नहीं कवर कराया था। बट बुलेट ट्रेन नहीं हो सकती, इतना सिंपल ऑप्शन नहीं दे सकता। शिनकानसेन कहाँ की है आप मुझे बता दो, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये जापान का है। मुंगोंगवा ये कुछ ऐसा है नहीं, तो ये हटाओ, ये बेकार का है, आपको फंसा रहा है। तो KTX, यस, कोरिया कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस, है ना, कोरियन ट्रेन एक्सप्रेस या ऐसे कोरियन ट्रेन एक्सप्रेस इसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म है KTX। तो ये आपका राइट आंसर था, ठीक है। अगर आप को बैकग्राउंड नॉलेज होती जापान के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा होता हाई स्पीड रेल सिस्टम के बारे में या बुलेट ट्रेन के बारे में, तो आप इन सभी को एलिमिनेट कर सकते थे। दो ऑप्शन होता है, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था, कल्चर एंड ऑल, फूड एंड ऑल, इन सभी के बारे में भी जब मैंने पढ़ाया कोरिया में, उसमें भी बताया ये है क्या, ये है क्या, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मुंगुंगवा ये है क्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। KTX से मैंने बता दिया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का ना। चूज द सिनोनिम, ये अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। आपसे 25th क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया इज, यस, इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है, यस, मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये सभी बच्चे सही करके आएंगे। सियोल है, नो डाउट। हान रिवर भी है जो डिवाइड करता है शहर को, ये भी मैंने आपको कल ही पढ़ाया भी था। अगला क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ कोरिया हैज क्रिएटेड कॉन्स्पिक्यूशियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यार इकोनॉमिक से क्वेश्चन आता है, आपने सुना होगा इकोनॉमिक मिरेकल ऑन हॉर्न रिवर, है ना। तो हॉर्न नहीं, सॉरी, हान रिवर, है ना, हॉर्न बोलता हूँ, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन मेरी वीक है, इन सब माफ कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है जाहिर सी बात ही हान रिवर से ही है, क्योंकि पूरा शहर आप देख लो, ऑलमोस्टली जितनी पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री है, कुछ भी है, पूरा सियोल में ही है। कितने परसेंटेज पॉपुलेशन रहती है देश की वहाँ की, तो आप मुझे वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। और आफ्टर वॉर 1950 एंड 1953, उसके बाद जो ग्रोथ हुई थी, डेवलप
शहर से लेके डेवलप कंट्री में आ चुकी है ना, इसको इसकी लिस्टिंग की जाती है। तो इकोनॉमिक काफ़ी ग्रोथ हुई थी यहाँ पे, तो इसीलिए इकोनॉमिक मिरेकल ऑन हान रिवर भी बोला जाता है। ये टर्म काफ़ी प्रचलन में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है जेएनयू में भी, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही केयरफुल रहिएगा। तो हान रिवर पे है, तो ये चीज़ है, आपको ये राइट आंसर था आपका, है ना। तो आपको ऐसे ही क्रिएटिव तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसमें कोई डाउट नहीं है और सबको पता होगा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है। जी हाँ, इंडिया, हमारा प्यारा भारत है। रसिया नहीं है, रसिया में कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट वन पार्टी है। चाइना भी आपको पता है वन पार्टी है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यार कैसे हो सकता है, नहीं यार, दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, इन दोनों में है। तो डेमोक्रेसी की बात आती है तो इंडिया ही है इसका राइट आंसर, ठीक है। ऐसे भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है, पहले आप सारे ऑप्शन देखो, एलिमिनेट कितना कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्यों, किस बेस पे कर रहे हो। ऐसा नहीं इसको हटाओ इसको हटाओ, ये गया ये गया, ऐसा नहीं। उसके पीछे रीजन होना चाहिए, चाइना क्यों हटा रहे हैं, रसिया क्यों हट रहा है इस ऑप्शन से, है ना, एलिमिनेट क्यों कर रहा है, ये भी आपके माइंड में थॉट होना चाहिए इसके बिहाइंड नाउ। ऐसा नहीं कि जय माता दी बोल के हटाओ रसिया को या चाइना को, ऐसा नहीं होना चाहिए नाउ। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉर दैट ब्रोक आउट इन कोरिया इन 1950। यस, बहुत इजीली क्वेश्चन, ये भी मैंने कराया था। इसको कोरियन वॉर के नाम से जाना जाता है। इंडो चाइना वॉर चाइना से हुआ ही नहीं था, तो बिल्कुल नहीं, इंडो चाइना वॉर नहीं बोल सकते, वियतनाम वॉर नहीं बोल सकते, जापान वॉर नहीं बोल सकते। सिंपल से इतने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो यार। कोरियन वॉर, आप एलिमिनेशन मेथड से आप 70% क्वेश्चन करके आ जाते हैं, अगर डायरेक्ट आंसर ना पता हो तो, ठीक है। पहले आप जब पेपर अटेम्प्ट कीजिए ना, जितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ रहे हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद आप दोबारा आओ क्वेश्चन पे, आप उसमें से एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। एलिमिनेशन मेथड से कितने क्वेश्चन कर सकते हो कर लो, है ना। पहले आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें से आप 2 एलिमिनेट कर सकते हो, मैक्सिमम 3 एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। 3 एलिमिनेट कर दिए तो एक तो ऑप्शन होगा, मैक्सिमम 2 एलिमिनेट कर दिए तो वो क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, और रिस्क में मत रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। रिस्क का कहने का मतलब ये नहीं कि आप एक एलिमिनेट कर रहे हो तब आप लगा रहे हो किसी को, नहीं, तब तो मजा नहीं आएगा, और चांसेस भी 75% रहेंगे कि आपके रॉन्ग हो सकता है आंसर, ठीक है। कट जाएगा नंबर 0.25। नाउ विच कंट्रीज वर द काउंटर पार्ट्स ऑफ डीन्यूक्लियराइजेशन। आपको पता है हमेशा एक ही कंट्री है जो जिसको धमकी मिलती रहती है और जो धमकाता भी रहता है, नॉर्थ कोरिया के, भैया आप न्यूक्लियर जो वेपन है, एमिनेशन है, जो आप बना रहे हो ना, इसको आप ठप कर दो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और ऐसे ही नॉर्थ कोरिया भी धमकाता रहता है ना। ट्रम्प जी थे हमारे नहीं अमेरिका के जब थे, तो उनको भी ऐसी धमकी मिलती थी नॉर्थ कोरिया के सीधे कि हम भैया न्यूक्लियर बम दाग देंगे, मिसाइल दाग देंगे। तो इसका आंसर आपको यहीं से मिल जाता, यूएसए एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में था ये, ठीक है। काउंटर पार्ट्स, थोड़ी सी इंग्लिश तो आनी चाहिए यार, थोड़ा आप समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा जा रहा है आपसे, तभी आप आंसर कर पाओगे, राइट, ठीक है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, जीके के बेस उस पे, सॉरी, ज्योग्राफी के बेस पे आप काउंट कीजिएगा और खुद आप देखिएगा, रियलाइज कीजिएगा ज्योग्राफी बेस पे कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कितने सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन साउथ कोरिया। बिल्कुल भैया 9 है, अभी मैंने हाल में ही आपको पढ़ाया था, ठीक है। ना तो 7 है, ना तो 13 है, ना ही 5, 9 है भैया। वो कौन कौन से हैं आप एक बार नाम भी देख लीजिएगा। नाउ विच साउथ कोरियन प्रेसिडेंट गॉट इम्पीच्ड इन ईयर 2016। सच बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था जब मैंने जामिया का पेपर दिया था तभी। तो यस, इसका राइट है पार्क ग्यून हाई, और सी वॉज कोरियन प्रेसिडेंट। अगर आपने थोड़ी सी भी उत्सुकता जताई होती, थोड़ी सी क्यूरोसिटी जगाई होती अपने अंदर, आपको करंट प्रेसिडेंट के बारे में पता है 2017 से, उससे पहले कौन थे, बस इतना आपने पढ़ा होता ना, तब भी आपको पता चल जाता, तब भी आपको राइट आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर था।
और इनको ये इम्पीच्ड क्यों हुई थी ये आपको पता करना है, ये आपका टास्क बनता है, ये आपका होमवर्क है। क्यों हटा गया था, क्यों हटी थी प्रेसिडेंट, इनका क्या टर्म ईयर समाप्त हो गया था या कोई और वजह थी, ठीक है, कि जो कि दोबारा इलेक्शन हुए जिसमें जो करंट प्रेसिडेंट है कौन है, चलो आप मुझे बताओ। ठीक है, वो अभी प्रेसिडेंट बने थे 2017 में। नाउ 32 है, 32 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32। जंगबुक इज द टीम मेंबर ऑफ विच कोरियन म्यूजिक ग्रुप। यस, मैंने बोला था आपको ब्लैक पिंक एंड ऑल ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन जो थे खासकर म्यूजिक ग्रुप जो थे बीटीएस के बारे में पढ़ना था, के पॉप के बारे में पढ़ना था। अगर आपने पढ़ा होता, अभी कल ही मैंने बताया था कि उससे पहले जो लास्ट मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पार्ट सीरीज पढ़ाई थी जिसमें मैंने और कोरियन वेव के बारे में डिस्कस किया था, है ना, उसमें मैंने बताया था कि ये चीज़ अच्छे से समझ लो और यहाँ से आपको अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं लिखने के लिए। अगर आप लिख के आओगे आपको 20 में से 20 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट यस आई एम श्योर 50 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता। बस थोड़ी सी राइटिंग आपकी अच्छा हो, थोड़ा सा ग्रामर अच्छा हो और आपने वो पॉइंट्स लिखे हों बीटीएस के बारे में, के पॉप के बारे में। अभी आप देखोगे ये सारे पूछे गए थे सब्जेक्टिव में, है ना, तो इसका आंसर था बीटीएस, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये काफ़ी फेमस है और ये बीटीएस के टीम मेंबर हैं, ठीक है। नाउ हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। चलो एक काम करो, मुझे बीटीएस का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब यूएसए से क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सोचोगे, यार सिंपल सी बात है, यूएसए का देखो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 नॉर्थ कोरिया का जो पार्ट है उस टाइम पे रसिया आ गया था, कवर कर लिया था, और साउथ कोरिया को यूएसए। आपस में मतलब कोल्ड वॉर जब चल रही थी यूएसए सपोर्ट कर रहा था साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था कौन, रसिया। तो इस तरीके से जो रिलेशन है यूएसए और साउथ कोरिया का, तो उस बेस पे भी क्वेश्चन। और दूसरी बात ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और आपने करंट अफेयर अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आप इसका आंसर सही पाओगे। और दूसरी बात ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक इंडियन महिला है, है ना, एक इंडियन पर्सनालिटी हैं, ये इंडिया से बिलोंग करती हैं, इंडियन यूएस सिटीजनशिप इनको मिली हुई है। तो उनका नाम है कमला हैरिस, है ना, ये राइट आंसर है। हिलरी क्लिंटन नहीं है, ये हटा सकते हो, डोनाल्ड जे हैरिस नहीं हो सकते, श्यामाला गोपालन नहीं हो सकते। बाकी इन पर्सनालिटी के बारे में भी देखिएगा ये लोग हैं कौन, थोड़ी सी क्यूरोसिटी भी जगाए। बिग बैंग क्या होता है, ट्वाइस क्या होता है, बीटीएस क्या होता है, ब्लैक पिंक क्या है, इनके बारे में आप थोड़ा और जानिए। इसका राइट आंसर जो मैंने बताया 33 का कमला हैरिस, ये करंट अफेयर में थी जब ये चुन के आई थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, जब जो बाइडेन की सरकार बनी थी उसके बाद ही जस्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिशेल ओबामा, है ना, मिशेल ओबामा या मिशेल ओबामा बोल लो। ये फर्स्ट लेडी थी यूएसए की। तो अगर ये तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है, हर कोई नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा बुक लवर होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा तभी आएगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आया था, तो एक बार आप देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है। मुझसे चाहते तो मैं बता ही दूंगा, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बाकी ये सारे भी इनको भी देखना है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखा है, किसकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने है, एंड द आंसर इज, ये सारे ऑप्शन आपको देखने हैं किसने किए हैं, ठीक है ना। अगेन एब्रिविएशन से क्वेश्चन है, सेपा स्टैंड फॉर। आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास ऑप्शन है कमेटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रीमेंट, कंबाइंड इको फ्रेंडली पॉपुलेशन एग्रीमेंट। देखो नन ऑफ द एबव भी है, और देखा जाए यहाँ पे जो बहुत ही क्लोज आंसर रहने वाला है ना, तो वो हो सकता है इसका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रीमेंट, है ना। और कमेटी नहीं हो सकता यार, बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये बहुत ही क्लोज आंसर था, ये आपका सही हो सकता है अगर आपने किया होगा। बाकी अगर आपको देखोगे सेपा के बारे में तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रीमेंट नहीं लिखा मिलेगा आपको, समझ रहे हो।
आपको लिखा मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखा जाए नन ऑफ द एबव भी हो सकता है, तो आप एक बार देखिएगा आपने क्या आंसर इसका दिया हुआ है। तो इसका आंसर नन ऑफ द एबव भी हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत क्लोज देखा जाए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रीमेंट भी हो सकता है, बट सही फॉर्म है इसका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो आपको एब्रीविएशन भी आप एक काम कीजिएगा इंटरनेट से, मैं कोशिश करूंगा एब्रीविएशन काफी सारे मैं लेके आऊंगा, इनको मैं आगे डिस्कस करा दूंगा। अगर जेन्यू में आते हैं तो आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन, व्हेन द स्टूडेंट, अरे ये यार इंग्लिश का है, आगे आप देखियो, आप देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीके का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यस, द करेक्ट फ्रेज फॉर कोरियन वेव इज, मुझे नहीं लगता ये किसी का भी गलत होना चाहिए। मैंने अभी हाल ही में आपको पढ़ाया था, हाल यू है ना, जिसको बोलते हैं क्या है, कोरियन वेव भी बोलते हैं, जिसमें के पॉप एंड ऑल सारी चीज। के पॉप आप हटा दो, बहुत सारे के पॉप ना करके आ गए हो। किमची यार क्या है, एक फूड है, मैंने आपको बताया था, डिश है, नेशनल डिश बोल सकते हो साउथ कोरिया का। नन ऑफ द अबव ये आंसर हो ही नहीं सकता, तीनों हटा दिया, बचा क्या, हल्यू, यही है, इसी को बोलते हैं कोरियन वेव। बहुत इजी क्वेश्चन था ना। यहाँ पे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 39 एंड 40 भी। 40 थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, बट 39 इजी है। द मोस्ट विटल क्रॉप ऑफ कोरिया इज, सिंपल सी बात है, राइस। वीट ओट कॉर्न हटा दो, राइस, राइस होता है भाई। राइस की वो लोग क्या बना देते हैं, अल्कोहल भी बनाते हैं, है ना। ड्रिंकिंग उनका जो बेवरेज है उसका नाम आप बताइएगा, अभी मैंने हाल ही में आपको बताया था। द कोरियन फ्लोर हीटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, है ना, ये है ऑंदोल, इसको बोलते हैं ऑंदोल, जो मैं आपको बता रहा था। इस तरीके से बनाया होता है, जो आर्किटेक्चर बनाया होता है होम का, उसको हीट करने के लिए लकड़ी या कोयले से पहले उसको जलाते थे, और पूरे रूम के जो फर्श है एंड ऑल, वो हीट, ठंड में क्या हुआ करती थी, वो गरम गरम रहता था घर पूरा, इस तरीके से बना हुआ था। और ये पिक्चर पीडीएफ में थी, मैंने सोचा था आपको मैं पिक्चर्स भी दिखाता, वो सिस्टम भी दिखाता, बट कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो ये चीज़ मैं कवर करूं, ये चीज़ मैं आपको बताऊं हीटिंग सिस्टम किस तरीके से बना होता है। कब मेरा बड़ा मन था आपको बताने के लिए, बट मुझे लगा था थोड़ी वीडियो भी लॉन्ग होगी, और मेरा पर्पस था यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने थे। ये तो सारे ऑप्शनल हो गए आपके जीके के। अब आता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में 3 क्वेश्चन आपको करने थे, 5 ऑप्शन आपको मिले थे, उसमें से 3 कोई सा भी आप कर सकते हैं। ईच ऑफ 20 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन पेपर देना चाह रहे हो, तो वो भी अभी ही से समझ लें स्ट्रेटजी, किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या क्या पूछा जाता है। और शुरू में ही मैंने बता दिया था, के पॉप, बीटीएस, इनसे तो जरूर आपको मिल जाएगा। इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस पे भी आपको लिखने को मिल सकता है। अगर आपने इन तीनों पे प्रैक्टिस किया होता तो आप तीनों अच्छे से लिखते, और आई होप 45 तक आप मार्क ला सकते थे, अगर आपकी अच्छी राइटिंग होती इंग्लिश में, है ना, और आपने अच्छे वेल पॉइंट बाय पॉइंट आपने डिस्क्राइब किया होता, तभी आपको ये आंसर आप इजीली लिख पाते, और आपको 60 नंबर तो नहीं, बट यस 40 से 50 के बीच में अच्छे मार्क्स मिल सकते थे। अगर 40 नंबर आपको यहाँ से मिलते, और 40 में से मैं कहता हूँ 35 मिलते, 75 आप इजीली स्कोर कर लेते। पेपर बहुत अच्छा था। कोविड-19 और इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर इनमें से बीटीएस या के पॉप नहीं पता था, इंडियन और साउथ कोरिया के रिलेशन आपने पढ़ा होगा, कोविड-19 तो हर कोई कर लेगा, ये दोनों भी कर लिए, इनमें से कोई और कर लिया होता है आपने के पॉप या बीटीएस से, तब भी आप अच्छे से कर पाते। आई होप ये लेक्चर आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और आगे की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा, और ये मदद बिल्कुल करेगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जैसे हमने अभी करने की कोशिश की, पेपर को इसी तरीके से एनालिसिस करो, कि पॉप के बारे में और पढ़ो, बीटीएस के बारे में जानो, इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन के बारे में समझो, है ना। ये चीज़ें आगे भले ही ना लिखने के लिए आए, बट जेन्यू में भी आपको और हेल्प करने वाली हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो आई होप आपको कैसा लगा, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपके क्या राय थे किसी क्वेश्चन से, कोई मतभेद है, कुछ भी है, तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, और आपका कितना स्कोर था ऑब्जेक्टिव से, खासकर जीके से,
तो आप मुझे बताओ आपने कितने स्कोर किया, आई हो आपने लिखे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू।